वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद्यार्थी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट बातों को पढ़ा था, कॉन्सेप्ट सीखा था, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में रिकैप कर लेते हैं। चलो, पहले हम लोगों ने पढ़ा था पोजीशन। तो पोजीशन हमेशा डिफाइन होता है किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अब देखो, रेफरेंस पॉइंट वो ओरिजिन भी हो सकता है और कोई एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट भी हो सकता है। अगर वो ओरिजिन होगा तो तीनों परपेंडिकुलर एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वो ओरिजिन होगा। अगर रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन को मानेंगे तो रेफरेंस पॉइंट का वैल्यू 0 होगा। अगर रेफरेंस पॉइंट किसी और अदर प्लेस पे मानेंगे तो उसका कुछ वैल्यू होगा। ऐसे हम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई पॉइंट का पोजीशन x से 3 मीटर है और y से 4 मीटर है, तो समवेयर यहाँ पर इसका पोजीशन रहेगा x से 3 मीटर और y से 4 मीटर। ठीक है, समवेयर यहाँ पे सपोज। तो अगर रेफरेंस पॉइंट का कुछ वैल्यू अगर असाइन रहता है तो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन नहीं होता। तो पोजीशन तो किसी भी पॉइंट रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो ओरिजिन हो या फिर कोई एनी अदर पॉइंट हो, ये बात को ध्यान रखना। अगर वो रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन ही रहता है ना तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। ठीक है, चलो, और हम लोगों ने क्या सीखा था? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं एक बार फिर से थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और एक बार फिर से रिवाइंड करके रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एक होता ऑब्जेक्ट, एक होता ऑब्जर्वर। ठीक है, बाकी 4 चीजों को ध्यान में रखना है। रेफरेंस पॉइंट, सेट ऑफ एक्सिस एंड चौथा क्या बोले थे? क्लॉक। ठीक है, अब देखो, मान लो ये ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट का पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर चेंज नहीं करेगा तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ऑन ए किसी पार्टिकुलर फ्रेम पे जाके देख रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को देखना होगा। रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेक कर रहा हूँ तो क्या होगा? ठीक है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन का चेंज नहीं करना। ठीक है, तो क्या कहेंगे? ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है? रेस्ट में है। देखो, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर क्या होता है? जो चीज किसी को देखता है, देख रहा, ऑब्जर्व कर रहा है, वो होता है ऑब्जर्वर। जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है वो होता है ऑब्जेक्ट। लेट्स सी, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और ऑब्जर्वर भी कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर ट्री को, ऑब्जेक्ट को, सपोज ट्री को मैं अगर ट्री के रिस्पेक्ट में मैं कुछ चीज देख रहा हूँ तो ट्री हो जाएगा मेरा रेफरेंस पॉइंट, एज ऑब्जर्वर काम करेगा। अब देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में फिर से ध्यान दे। एक एग्जांपल और अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ध्यान दो। अब बताओ कि मैं सपोज गॉड ने मुझे एक सुपर नेचुरल पावर दे दिया और मैं स्पेस में चला गया। ठीक है, और स्पेस में जा करके मैं इसी ट्री को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होता है? जो अर्थ जो होता है सन के अराउंड क्या करता है? रिवॉल्व करता है। ठीक है, जानते हो ना ये बात? सन स्टैटिक है, सन के अराउंड सोलर सिस्टम रिवॉल्व करता है, उसमें से एक अर्थ भी है। अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, बल्कि ये एक्चुअल में रिवॉल्व और रोटेट दोनों करता है। अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और साथ साथ रिवॉल्व भी करता रहता है। ठीक है, तो अगर मैं स्पेस में खड़ा हुआ हूँ, अगर और मैं ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, मैं पेड़ को देख रहा हूँ, अर्थ पे लगा हुआ पेड़ जमीन पर मैं देख रहा हूँ, ऐसा होल अर्थ से रोटेट कर रहा है और उसी अर्थ पर कहीं किसी पॉइंट पर एक पेड़ लगा हुआ मैं देख रहा हूँ, मैं क्या देखूंगा? जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है मेरे रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन, पेड़ का पोजीशन चेंज हो रहा है। मान लो अभी यहाँ पर है, कुछ महीनों बाद यहाँ होगा, कुछ महीनों बाद यहाँ होगा, कुछ महीनों बाद यहाँ, कुछ महीनों बाद वहाँ। तो टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है? पोजीशन मेरे रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट क्या है? मूविंग में है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? मेरे रिस्पेक्ट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? स्पेस है, और ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है? स्पेस पे खड़ा है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ तो क्या हुआ? वही ऑब्जेक्ट जब मैं धरती पे खड़ा होकर के, ग्राउंड पे खड़ा होकर देख रहा था, मुझे रेस्ट में दिख रहा था,
और मैं स्पेस पे जाके देख रहा हूँ तो मुझे क्या मोशन में दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ, फिर से पीछे आओ, और जहाँ पे मैं एज ऑब्जर्वर मैं फिर उसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, बट मैं अब कार में बैठ के देख रहा हूँ। जब कार में बैठ के देख रहा हूँ, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, कार हो गया। अब देखो, जैसे जैसे कार, ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ऑब्जर्वर हमेशा अपने आप को स्टैटिक मान के क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। अगर मान लो ऑब्जर्वर कार में बैठा हुआ है और कार 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो ऑब्जेक्ट है, जिसको जो ट्री है, ट्री के अवे मोशन में है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो क्या करेगा ऑब्जर्वर, क्या करेगा ऑब्जर्वर अपने आप को रेस्ट में करेगा। तो रेस्ट में करने के लिए क्या होगा, उतना ही स्पीड जो आगे की ओर जा रहा है पीछे की ओर दे देगा अपोजिट साइड में, वो रेस्ट में हो गया। और वो अपना स्पीड किसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया ऑब्जेक्ट को। अब वो सोचेगा कि मैं रेस्ट में हूँ और मेरे रिस्पेक्ट में क्या ट्री है, पीछे की ओर मोशन कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कि ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ट्री का पोजीशन चेंज हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों के बीच की दूरी चेंज हो रही है। ठीक है, ये कहना गलत होगा कि दोनों के बीच का पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या कहेंगे, सही टर्म क्या होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज हो रहा है, या ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा मोशन में, किसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, ये बातों को एकदम ध्यान में रखना। ठीक है, चलो अब आओ, अब ये क्वेश्चन उधर देखो। In 1 second, a particle goes from A to point B, moving in a semicircle of radius 1 meter. The magnitude of the average velocity. तो क्या बोल रहा है, एक सेकंड में एक पार्टिकल जाता है A से B सेमी सर्कल में, उसका रेडियस है 1 मीटर। उसका क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताने बोल रहा है। देखो सेमी सर्कल बना दो, ठीक है, इसका रेडियस क्या है, 1 मीटर। पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, ए का अगर से कुछ वैल्यू नहीं दिया है, साइन नहीं है, तो इसको सीधे 0 मान लो, इसका पोजीशन 0 है। ठीक है, अब ए से बी जा रहा है। अब बताओ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है। अगर दिमाग में ये रहेगा कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड होता है, तो तुम क्या करोगे, सिंपल क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या करोगे, डिस्टेंस निकालोगे, पाथ फॉलो कर रहा है, डिस्टेंस क्या होगा, पाई आर, आर क्या है 1 है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है 1 सेकेंड है, क्या होगा 3.14 मीटर पर सेकेंड। देखो पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है, बेवकूफ बनाने के लिए पहला ही ऑप्शन तुमको दे दिया। अगर तुम्हारे दिमाग में ये रहेगा कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड होता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड होता है, तो तुम्हारा गलत हो गया ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि बराबर तब होगा जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, डायरेक्शन डिफाइन हो और पाथ भी सीधा, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो जब करेगा ना तभी डिफाइन होगा। अब लेकिन यहाँ पे ये गलत हो गया, तो सही क्या होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना, मैग्नीट्यूड जहां बात किया डिस्प्लेसमेंट पे मॉड लगा दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा, चेंज इन पोजीशन 0 है, इधर क्या हो जाएगा, ये 1 है, ये भी 1 है, 2 हो गया, 2 माइनस 0 2, और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड भी आंसर हो गया।
तो हमेशा ये बातों को ध्यान रखना, हर फिजिक्स में एक एक पॉइंट पे, एक एक पॉइंट में फिजिक्स में तुमको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, ठीक है। हर एक पॉइंट पर फिजिक्स में बेवकूफ़ बन सकते हो, इन बातों को ध्यान देना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, एवरेज, अब बात कर रहे हैं हम लोग इसकी एक्सेलरेशन की। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। इसको कैसे लिख सकते हैं, ये एवरेज का नोटेशन है, ठीक है। ये लिख सकते हो और ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये किसका नोटेशन है, वेक्टर का, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, ग्राफिकली स्लोप ऑफ सीकेंड इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। इंस्टेंटेनियस क्या होगा एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी a is equal to dv by dt, graphically slope of tangent at an instant in velocity versus time graph। जो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। मैं इसको बाद में जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊँगा, थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाऊँगा, तब मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। अभी इतना ध्यान में रखो, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन a to b y dx। मतलब क्या हुआ, ग्राफिकली एरिया अंडर द कर्व फॉर y वर्सेस x। ध्यान दो, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप का, कर्व का, अगर ध्यान दो किसी भी आर्बिट्रेरी कर्व का अगर मैं एरिया निकालना चाहूंगा फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं, ठीक है। ये भी कैलकुलस का पार्ट है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो इसको अच्छे से डिफाइन करूंगा, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए फिलहाल ये याद कर लो, ग्राफिकली एरिया अंडर द कर्व फॉर y वर्सेस x, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल, ठीक है। देखो एक बात ये बताओ, मेरे पास y वर्सेस x है, ठीक ग्राफ है। सपोज मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, तो हम अगर तुमसे पूछेंगे, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू 3 असाइन किया हुआ है और x का वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे 2 है और फाइनल पॉइंट पे कितना है, 4 है। अगर मैं तुमको कहूँ कि फाइंड करो एरिया अंडर द कर्व फॉर y वर्सेस x ग्राफ, तुमको क्या दिख रहा है, यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस बताओ, ये 3 है, ठीक है। x बराबर 2 पर पोजीशन x1 बराबर 2 और x2 बराबर 4, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस क्या होगा, तब फाइनल 4 माइनस 2 इनिशियल, 4 में से 2 घटा कितना हुआ, 2, ये होगा 2 मीटर। मान लो इसका वैल्यू मीटर में है, तो ये भी हो गया 2 मीटर, ये भी 3 मीटर। तो तुमको क्या दिख रहा है, तुमको दिख रहा था रेक्टेंगल है, तो क्या करोगे, सिंपल 3 इंटू 2 बराबर 6 मीटर स्क्वायर। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका निकालना आसान है, डायरेक्ट निकाल लेंगे। बट किसी आर्बिट्रेरी शेप का जो कर्व रहेगा, उसका एरिया निकालने के लिए हमको एक टेक्निक का यूज करना पड़ता है इंटीग्रेशन के फॉर्म में। वो जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझा देंगे, ठीक है। अभी इतना ही समझो कि एरिया अंडर द कर्व फॉर y वर्सेस x, इसको क्या कैसे लिखते हैं, a टू b इंटीग्रेशन y dx, a टू b इंटीग्रेशन y dx, ठीक है। अब देखो ये भी थोड़ा कैलकुलेशन का पोर्शन है। अब थोड़ा इसको देख लो, v हम लोग जानते हैं df बाई dt होता है, a जानते हैं dv बाई dt होता है। अगर d बाई dt v के हटा करके, d बाई dt के साथ v को हटा करके अगर v का ये वैल्यू मैं पुट कर दूं तो ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको क्या कैसे फिर बाद में चेंज करेंगे, बाद में इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं d2s बाई dt स्क्वायर, d बाई dt ऑफ dx बाई dt को लिख सकते हैं ना d2s बाई dt स्क्वायर,
तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन ये होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन ये होता है, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। जब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा ना डिफरेंशिएशन, कुछ बेसिक टर्म पढ़ाऊंगा, जब मैं इसका यूज़ करूंगा ना प्रॉब्लम में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में जब मैं इसका यूज़ करूंगा ना, उस वक्त मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब बताऊंगा। मेरा मकसद है कि डराना नहीं, ठीक है, इजी वे में लेके चलना है। जहाँ पर जिस पॉइंट में ज़रूरत पड़ेगा मैं इसको डिफाइन करूंगा। अभी तक हमको इसका ज़रूरत नहीं पड़ा सॉल्व करने का, बट आगे पड़ेगा तो मैं इसको भी बताऊंगा और इसको भी बताऊंगा। इसको मैं इसीलिए बताया हूँ ना कि एरिया अंडर द कर्व अभी आगे क्वेश्चन आएगा जो इस फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे ध्यान दो, एस वर्सेस टी ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एवरी पॉइंट पर एक्सेलरेशन बताना है और क्या बताना है, वेलोसिटी बताना है, ठीक है। अब देखो ए पॉइंट की बात करेंगे, ए पर वेलोसिटी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, बताओ। देखो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वो देता है वेलोसिटी। देखो स्लोप देखो पॉजिटिव है। अब देखो, अब इसके आगे क्या है, एक पता करेंगे, ये क्या होगा बताओ, ये होता है dv by dt, ठीक है। तो क्या हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था अभी, v इज इक्वल टू ds by dt और a इज इक्वल टू d2s by dt स्क्वायर, ठीक है। अभी इससे पहले हम लोगों ने ये रिलेशनशिप पढ़ा है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू ds by dt, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2s by dt स्क्वायर, ठीक है। और हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में सब चीज़ सीखा था, ठीक, इंक्रीजिंग कर्व, कंकेविटी चेक करके बता देंगे, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, और यह स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, तो d2s by dt स्क्वायर क्या है, नेगेटिव है। ध्यान दो, फिर से बता रहे हैं, ए पॉइंट की जब बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी देता है। यहाँ पर ए का स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, इसका स्लोप ही नहीं देता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। और ए की बात करेंगे, ए क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि क्या ग्राफ क्या हो, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग कर रहा है। अब यहाँ पे बताओ ए क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है। अब यहाँ पर v जीरो है, स्लोप जीरो है, ए क्या है, लेस देन जीरो, कर्व चूंकि डिक्रीजिंग नेचर का है, तो यहाँ पर मोमेंटरीली वेलोसिटी इसका जीरो होगा। फिर क्या कर रहा है, घट रहा है, v लेस देन जीरो, ए क्या है, डिक्रीजिंग। यहाँ पर देखो डी स्लोप देखो नेगेटिव है, v लेस देन जीरो, और नेचर क्या है इसका, इंक्रीजिंग है, ए क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ई पे देखो v जीरो, स्लोप जीरो, ए क्या है, पॉजिटिव इंक्रीजिंग कर्व है। इस पे देखो v क्या है, पॉजिटिव है, ए क्या है, इंक्रीजिंग। तो ये सब बातों को एकदम दिमाग में रखो, ठीक है। सब कॉन्सेप्ट में है, क्वेश्चन में कुछ भी घुमा के पूछ देगा। अच्छे क्वेश्चन में, कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन तुम करोगे ना, तब किसी क्वेश्चन का कर्व दे देगा और बताएगा कि बताओ पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, ठीक है। ये बातों को एकदम ध्यान रखना, इसको नोट करके डाल लो, ठीक है। कैसे हम लाया, समझ में आया ना अच्छे से। हम लोगों ने y वर्सेस x ग्राफ में सब चीज पढ़े थे ना, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप क्या देता है, dy by dx देता है, डबल डेरिवेटिव क्या देता है, d2y by dx स्क्वायर देता है। उसी का कंपेयर करके, उसी को कंपेयर करके ये रिलेशन हम लोगों ने बनाया है, ठीक है। बस सेम है, सेम, बस यहाँ वहाँ पर क्या था, dy by dx था, यहाँ पे क्या है, dx by dt है, क्योंकि वहाँ पे y था, ये x था, यहाँ पर s है, यहाँ पर t है। बात समझ में आ रहा है ना, उसी को रिलेट करके देखो, ठीक है, समझ में आएगा। बार बार पढ़ो, फिजिक्स है ना, अभी बहुत कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है,
रिलेट करना सीखो, रिलेट करना सीखो चीज़ों को, ठीक है। जितना तुम रिलेट करोगे ना उतना तुमको आसान लगेगा। देखो फिर से ध्यान दो, पीछे का वीडियो का जो जो मैंने पढ़ाया है उसको लिख लेना अच्छे से। नोट्स बना रही हो कि नहीं? नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद तब देखो, समझ एकदम आएगा, एकदम क्लियर कट समझ में आएगा। इसको देखो, बताना है कि हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी बताना है, ठीक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखो ए पॉइंट पे देखो, देखो स्लोप देखो, पॉजिटिव है तो क्या होगा, v पॉजिटिव। बी पॉइंट पे देखो स्लोप पॉजिटिव है, v पॉजिटिव। सी पे देखो स्लोप 0 है, v 0। डी पे देखो स्लोप नेगेटिव है, क्या होगा, v नेगेटिव। ई पे देखो स्लोप नेगेटिव है, v नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये सब प्रैक्टिस करो। इसमें और ज़्यादा तुमको कंफ्यूज नहीं कराना चाह रहे हैं, इसीलिए सिर्फ बताया कि v निकालने के लिए कितना तेज़ी से बढ़ रहा है, घट रहा है, वो स्लोप का नेचर कितना स्टीपर है, कितना ज़्यादा इंक्लिनेशन है, कितना कम इंक्लिनेशन है। वो जैसे जैसे पढ़ोगे आगे ना और दिमाग खुलेगा। ठीक है, अभी बस इतना सीख लो कि पॉजिटिव कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, पॉइंट 2 देके नोट कर लो इसको। बस पॉजिटिव नेगेटिव ज़्यादा सीखो पहले। स्लोप इसे है ना, तुम्हारा एस वर्सेस टी ग्राफ के बीच का जो स्लोप क्या देता है दिमाग में बैठ जाएगा। देखो फिजिक्स को जब तक अप्लाई नहीं करोगे ना, ये इक्वेशन से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। आज देख रहे हो, कल भूल जाओगे। बट इसका अप्लाई कर लोगे, अपने मन से कोई भी कर्व बना लो, निकाल के देखो ना, स्लोप नेगेटिव है क्या, पॉजिटिव है क्या, कैसे निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, इतना तो कर सकते हो ना। बाकी इसके अंदर किस रेट से घट रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, क्या होगा नहीं होगा, स्लोप ज़्यादा स्टीपर है, कम स्टीपर है, ठीक है, कम इंक्लिनेशन है, ज़्यादा इंक्लिनेशन है, सब बात की बात हो। प्रैक्टिस करो तो क्वेश्चन बनाओ तो अपने आप समझ में आएगा। अभी समझो इतना कि कैसे इसको निकालना है, स्लोप का यूज़ कैसे करना है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों को एवरी पॉइंट पर, एवरी मेंशन पॉइंट पर आप लोगों को स्लोप बताना है। स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है। और एस वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, वेलोसिटी देता है। मतलब आपको वेलोसिटी बताना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है। ठीक है, चलो इसको प्रैक्टिस करो। बस ये सब इसीलिए हो रहा है ना कि तुमको ये दिमाग में बैठ गया कि एस वर्सेस टी ग्राफ का जो स्लोप होता है, डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी एक्स बाई डी टी जिसमें है दिया हुआ, वो क्या होता है, वो वेलोसिटी देता है। और उसको प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर लो। ठीक है।